डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद सभी न्यायिक सेवा क्षेत्र में शामिल बिहार के परीक्षा में छात्रों को शुभकामनाएं देती हैं। आज इनको हम बताने जा रहे हैं जो इनका प्रक्रिया का पेपर आज हुआ है बिहार में, उस प्रक्रिया के पेपर में 3 पार्ट में हम इसका हल करवा रहे हैं। आज इनका प्रोसीजरल लॉ का पेपर कंपलसरी संपन्न हुआ। हम आज प्रोसीजरल लॉ में सीपीसी का जो क्वेश्चन आए थे उस क्वेश्चन को मेन परीक्षा का सॉल्व करा रहे हैं। आप ज़रा सा ध्यान से इसका आंसर सुनिए और देखिए कि ये सारे आंसर आपने लिखे हैं किस तरीके से। पहला क्वेश्चन जो इसका आया हुआ है, क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित के अर्थ बताइए। 15 नंबर का है और 2 आइटम इसमें पूछे हैं। एक है मेसने प्रॉफिट, मध्यवर्ती लाभ, और दूसरा है अकिंचन व्यक्ति। मध्यवर्ती लाभ 7.5 नंबर का और अकिंचन व्यक्ति को 7.5 नंबर का है। दोनों के ये अर्थ पूछ रहा है। अब इसमें स्टूडेंट कैसे लिखेगा हम आपको बता रहे हैं। मेसने प्रॉफिट को 7.5 नंबर में जो आप लिखेंगे उसको बताएंगे कि सीपीसी में जो मेसने प्रॉफिट को डिफाइन किया गया है, इसकी डेफिनेशन दी गई है उसमें सीपीसी में। तो सीपीसी से आप मेसने प्रॉफिट को बता रहे हैं। धारा 2 में आइटम 12 में जो इनकी डेफिनेशन दी गई है उसको बताइएगा कि अचल संपत्ति पर सदोष कब्जाधारी द्वारा जो भी लाभ प्राप्त किया जाता है उसे ही हम मध्यवर्ती लाभ कहते हैं। इसमें ऐसी अचल संपत्ति पर जो लाभ वह कमाया है, गलत तरीके से कब्जा कर लिया है, जो लाभ कमाया है या जो कमा सकता था प्लस उस पर ब्याज, इसको हम मेसने प्रॉफिट कहते हैं। इस पे ब्याज भी 6% देना पड़ता है। तो ये पूरा हो गया अचल संपत्ति के संबंध में। तो जब कोई व्यक्ति किसी अचल संपत्ति पर कब्जा कर लेता है और वहाँ से बेदखल होता है तो जितने दिन उस पर कब्जे में रहता है जो भी कमाया है वो उसको 6% सहित वापस देना पड़ेगा, या कुछ भी नहीं कमाया, जो कमा सकता था उससे भी वह उसको रियल स्वामी को देना पड़ेगा। ध्यान रहे, अगर उसने कोई इम्प्रूवमेंट करके पैसा कमा लिया है तो फिर वो चीज़ उसको वापस मेसने प्रॉफिट में नहीं आती है। मेसने प्रॉफिट में एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि यह मध्यवर्ती लाभ एक तरीके से दंडात्मक है और मजबूर करता है कि मध्यवर्ती व्यक्ति जो संपत्ति पर काबिज है वो पैसा कमाए, संपत्ति खाली ना रहे। और यह अचल संपत्ति पर ही केवल मिल सकता है, चल संपत्तियों पर मेसने प्रॉफिट का कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है, केवल अचल संपत्ति पर। अचल संपत्ति का टेस्ट, मेसने प्रॉफिट का टेस्ट क्या है? मेसने प्रॉफिट का टेस्ट ये है कि अचल संपत्ति पर गलत तरीके से जो भी व्यक्ति कब्जा किया है वह कितना कमाया है, कितना कमा सकता है, और उस पर 6%, यही इसका टेस्ट है। कितना कमाया है, कितना कमा सकता है। कुछ भी नहीं कमाया है तब भी उसको देना पड़ेगा। इस मेसने प्रॉफिट में वो सारी चीज़ें हम घटा देंगे, जैसे लैंड रेवेन्यू है, रेंट है या कास्ट है, ये सारी चीज़ें माइनस कर दी जाएंगी। अब आपका आता है दूसरा अकिंचन व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति। 7.5 नंबर में आप निर्धन में क्या लिखेंगे? सिविल प्रोसीजर कोड में आदेश 33 में कुछ व्यक्तियों को बिना पैसा दिए हुए ही सूट दायर करने की अनुमति है और बाद अवसर पर वो सूट का पैसा देंगे। वे व्यक्ति कौन है? निर्धन जो हैं, पापर जो हैं, वही ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसी दशा में आदेश 33 नियम 1 के स्पष्टीकरण 1 में बताया गया कौन निर्धन है। इसमें 2 व्यक्ति निर्धन आते हैं। पहला व्यक्ति वह है जहाँ पर किसी सूट को दायर करने के लिए कुछ पैसे वगैरह देना है, वहाँ पर वह व्यक्ति निर्धन है जो वह सूट का
पैसा नहीं जमा कर पा रहा है। दूसरा वह व्यक्ति है जो सूट के लिए कोई पैसा देना ही नहीं, बिना पैसे के भी लग सकता है, तो उसके पास 1000 रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टी नहीं है। ये दो कैटेगरी के व्यक्ति निर्धन में आएंगे। लेकिन एक चीज़ और है, इन दोनों पॉइंट के निर्धारण में बाद की विषय वस्तु नहीं जोड़ी जाएगी, उसका मूल्य, और कुर्की से मुक्त संपत्तियां इसमें नहीं जोड़ी जाएंगी। तो पहला वो निर्धन व्यक्ति है जिसके पास न्यायालय में पैसा जमा करने के लिए है नहीं, बाद का मूल्यांकन का सूट जमा करने के लिए सूट का पैसा है नहीं। दूसरा, जहाँ कोई शुल्क नहीं लगना है तो 1000 से ज़्यादा संपत्ति नहीं है। ये दूस कैटेगरी के निर्धारण में बाद की विषय वस्तु और कुर्की से मुक्त संपत्तियां नहीं जोड़ी जाएंगी। निर्धन व्यक्ति जब एप्लीकेशन दिया है, जब अंतिम डिसाइड होने वाला है, उसके बीच भी अगर कोई संपत्ति प्राप्त कर लेता है तब भी वह निर्धनता के निर्धारण में जोड़ा जाएगा। यह भी ध्यान देने योग्य है। यह स्पष्टीकरण 2 इसका बताता है। तो ये व्यक्ति निर्धन कौन है? निर्धन व्यक्ति जब डिसाइड कर लिया जाता है तभी जाकर के कोई व्यक्ति निर्धन के रूप में कोई सूट ला सकता है, और ये असफल हो जाएगा। इनके अपील का भी आदेश 44 में प्रावधान है। ये 2 क्वेश्चन। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, जिसमें है प्लेस ऑफ स्विंग, वाद दायर करने का स्थान। इसको मैंने खूब हल कराया था यहाँ बच्चों को, तो ये तो किए होंगे वो। तो वाद दायर करने का स्थान, प्लेस ऑफ स्विंग। प्लेस ऑफ स्विंग में आपको बताना पड़ेगा कि सिविल प्रोसीजर कोड में वाद दायर करने का स्थान वाद के नेचर के आधार पे 15 से लेकर के 20 तक दिया गया। धारा 15 कहती है कि अपनी प्रकृति के, अपने मूल्य के आधार पर हर सूट को सबसे छोटे न्यायालय में, नीचे के न्यायालय में दायर किया जाएगा। निचला न्यायालय सबसे जो है उसी में आपको दायर करना होगा, 15 कहता है। फिर 16, 17, 18 तीनों इमूवेबल प्रॉपर्टी के मुकदमे कहाँ दायर होते हैं ये बताते हैं। 16 कहता है किसी संपत्ति के, अचल संपत्ति के कब्जा रिकवरी के लिए, अचल संपत्ति के बंटवारे के लिए, उस अचल संपत्ति के मॉर्गेज के मोचन और प्रोबंध के लिए, अचल संपत्ति के किसी अन्य हित के अवधारण के लिए, ये सारे के सारे मुकदमे वहीं लाइए जहां पर ये संपत्तियां हैं। लेकिन कोई संपत्ति अगर करस्थम यानी डिस्ट्रेंट या कहीं कुर्की अटैचमेंट में है और चल हैं, तो उसका मुकदमा वहीं लाएगा जहां पर वो हैं। जैसे ट्रक में कछुए जा रहे हैं और रास्ते में उनको चेकिंग की गई, रोका गया, तो उसका सूट वहीं लाया जाएगा, कछुए, क्योंकि वहीं वो डिस्ट्रेंट किए गए हैं। और अंतिम पैराग्राफ है 16 का कि अगर प्रतिवादी के शरीर के खिलाफ कार्रवाई करनी है, पर्सनल ओबीडियंस के करनी है, तभी जाके वह मानेगा, तो बाद वहाँ ले आइए जहाँ प्रतिवादी है, निवास करता है, कारोबार करता है, वहाँ लाया जा सकता है। तो 16 में बाद लाने का स्थान जहाँ अचल संपत्ति है कुछ तो वहाँ, जहाँ चल संपत्ति है कुछ वहाँ, जैसे डिस्ट्रेंट वाले करस्थम वाले हैं, और कुछ प्रतिवादी जहाँ हैं वहाँ, जैसे प्रतिवादी कहीं छत करके दूसरी जगह भाग जा रहा है। ये 16 वाले हो गए। 17 जो है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के आधार पे है, सुविधा का संतुलन के आधार पे है। कभी कभी अचल संपत्तियाँ 2-2 जगह रहती हैं, 3-3 जगह रहती हैं, 4-4 जगह रहती हैं, तो उसके लिए हम 16 के अनुसार 4 मुकदमे करेंगे। लेकिन 17 कहती है चारों का वैल्यूएशन अगर कर लीजिए, किसी एक न्यायालय में हो सकता है तो वहीं पूरा दायर कर दीजिए। तो धारा 17 के अनुसार अगर एक से ज़्यादा संपत्तियां हैं और उन सभी संपत्तियों को एक ही जगह सूट लाया जा सकता है मूल्यांकन की दृष्टि से, तो धारा 17 कहती है बैलेंस ऑफ द कन्वीनियंस वादी का है को एक जगह सूट ला सकता है। जैसा कि दीवान इज्जत नाथ नंदा बनाम दीवान इकबाल नाथ नंदा के केस में दिल्ली हाई कोर्ट में वह सूट लाया गया जिसकी प्रॉपर्टी जम्मू कश्मीर में भी थी और दिल्ली में भी थी। दिल्ली में सूट लाने के लिए कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। 18 में वह संपत्तियाँ आती हैं, कभी कभी एक जिले 2 भागों में बढ़ जाते हैं, और लेकिन जिला अभी फाइनल नहीं होता है, तो इसको झगड़ा लेकर के दोनों के न्यायालय, कभी भी यहाँ दौड़ता है अचल संपत्ति वाला, कभी वहाँ दौड़ता है।
क्योंकि डिमार्केशन डीएम पूरा नहीं कर पाता है। तो अचल संपत्ति के ऐसे मुकदमे जहाँ पर किसी अचल संपत्ति की सीमाएं अनिश्चित हैं, जैसे उत्तराखंड यूपी का हुआ था, तो ऊधम सिंह नगर को लेकर बवाल हुआ था, वो निश्चित नहीं हो पा रहा था। तो जब अनिश्चित हैं तो आप चाहे इस न्यायालय में लाइए चाहे उस न्यायालय में, यानी दोनों में से किसी एक न्यायालय में ऐसा सूट धारा 18 के अनुसार ला सकते हैं। अब हम आते हैं 19 पे। किसी चल संपत्ति का कोई सूट हो या किसी शरीर पे चोट कारित करने वाला, टार्ट वाला हो, किसी प्रॉपर्टी जो चल संपत्ति को, जैसे किसी कुत्ते को आपने मार डाला या किसी की फसल को आपने नष्ट कर दिया या किसी व्यक्ति को थप्पड़ आपने मार दिया, तो चल संपत्ति का प्रति किसी टार्ट का, किसी बॉडी के प्रति किए गए टार्ट का जब मुकदमा लाया जाएगा टार्ट में, सिविल में, तो यह सूट कहाँ पर लाया जाएगा? ऐसे सूट के संबंध में नियम यह है कि जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन हुआ हो वहाँ पर आप ला दीजिए, या जहाँ पर प्रतिवादी रह रहा हो वहाँ पर ला दीजिए। जैसे संगम पे कुछ इत्र व्यापारी कन्नौज से आकर के इत्र बेच रहे हैं और इलाहाबाद के लड़के जो शहर मुट्ठीगंज के हैं उनके साथ मारपीट करते हैं। ऐसी दशा में जब मारपीट करते हैं तो कॉज ऑफ एक्शन इलाहाबाद में हुआ, प्रतिवादी इलाहाबाद का है, दोनों स्थिति ही आगे सूट यहीं दाखिल होगा। कन्नौज वाले चूंकि कन्नौज के हैं प्लेंटिफ होंगे, कन्नौज से कोई मतलब नहीं। लेकिन कन्नौज के व्यापारी अगर इलाहाबाद वाले स्टूडेंट को मारता है, यहाँ पे पिटाई करता है, तो इलाहाबाद वाला प्लेंटिफ बन जाएगा, इलाहाबाद सूट आ सकता है, कॉज ऑफ एक्शन यहाँ उत्पन्न हुआ है। या दूसरा आएगा कन्नौज में, क्योंकि पीटने वाले प्रतिवादी कन्नौज के हैं। तो चल संपत्ति और शरीर के विरुद्ध किए गए टार्ट के अपराध जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन बाद कारण उत्पन्न हुआ है या जहाँ पर प्रतिवादी है वहाँ पर लाया जा सकता है। 20 वाले सूट, जो सूट 16, 17, 18 में नहीं आते, 19 में नहीं आते हैं, वो 20 में आएंगे। अर्थात 20 रेड ज्यूरी है, एकदम अंतिम धारा, जो कहीं सूट नहीं आएंगे वो 20 के अनुसार तय किए जाएंगे। जैसे आपने किताब खरीदी है, पैसा नहीं भेजा है, हमसे आपने नोट्स मंगाए, हमारा पैसा नहीं आपने दिया, तो हमने डाक से भेज दिया आपको, तो ये सारे सूट चूँकि अचल संपत्ति के नहीं हैं, चल संपत्ति के नहीं हैं, ये सारे सूट 20 से गवर्न होंगे। 20 कहती है कि ऐसे सूट वहाँ ले आइए जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ है, या वहाँ लाइए जहाँ प्रतिवादी गण रहते हैं या प्रतिवादी गण सहमत हो जाते हैं, वहाँ ले आइए। 20 जब ये सूट 2-2 स्थान पर लाने का ऑप्शन मिला हुआ है, ऐसी दशा में आपके सामने एक विकल्प है, आप इस पर शुरू में आपत्ति कर दीजिए। 21 कहती है क्षेत्राधिकार के आधार पर कोई आपत्ति शुरू के ही अवसर पर आप कर सकते हैं, बाद के अवसर पर आपकी आपत्ति में नहीं मानी जाएगी, लेकिन विषय वस्तु वाली आपत्ति कहीं भी की जा सकती है, किसी भी स्टेज पे की जा सकती है। स्थानीय अधिकारिता, पिक्यूनरी, इसकी आपत्ति आपको बाद में नहीं कर पाएंगे, सब्जेक्ट मैटर का कर सकते हैं, ये 21 कहता है। तो ये प्लेस ऑफ सुइंग का आपका क्वेश्चन हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, टेम्पोररी इंजंक्शन क्या है और किन मामलों में अस्थायी व्यादेश जारी किया जाता है। तो टेम्पोररी इंजंक्शन क्या है, पहले हम इंजंक्शन आपको बताते हैं। हाल्सबरी ने कहा है कि एक ऐसी न्यायिक आदेश का जिसके माध्यम से कोई काम करने के लिए कहा जाए या किसी काम को करने से रोकने के लिए कहा जाए, उसे इंजंक्शन कहते हैं। हाल्सबरी का स्टेटमेंट है। यह अपनी अवधि के अनुसार, पीरियड के अनुसार 2 होता है, टेम्पोररी इंजंक्शन, परपेचुअल इंजंक्शन, अस्थायी व्यादेश, शाश्वत व्यादेश। इनके नेचर के अनुसार 2 होता है, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, मैंडेटरी इंजंक्शन। अब आपका इसमें है टेम्पोररी इंजंक्शन, वो पूछ रहा है अस्थायी व्यादेश क्या है। एक ऐसा व्यादेश, वैसे इसकी परिभाषा तो दी नहीं गई है, लेकिन एसआरए एक्ट की धारा 37 फर्स्ट में दी गई है कि एक ऐसा व्यादेश जिसके बारे में न्यायालय कोई विशेष समय के लिए या न्यायालय के अग्रिम आदेश के लिए कोई ऑर्डर करता है, उसे ही हम अस्थायी व्यादेश कहते हैं। अस्थायी व्यादेश के लिए सुप्रीम का गोल्डन रूल दिया गया है, उस गोल्डन रूल को पालन करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपका यह एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। वो गोल्डन रूल क्या है?
तो वो गोल्डन रूल आप जान लीजिए। सीपीसी के सेक्शन 94 में ये प्रावधान दिया गया, उसी के अनुसार होता है। गोल्डन रूल क्या है? जबकि आपका एप्लीकेशन आदेश 39 में एक्सेप्ट होगा, पहला, आवेदक को ये साबित करना पड़ेगा कि प्राइमा फेसाई केस इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है। दूसरा, इसका मतलब वादी की जीतने की संभावना है। दूसरा, इर्रिपरेबल लॉस, अगर वादी को आपने टेम्पोररी इंजंक्शन नहीं दिया तो वादी को बहुत नुकसान होगा जिसकी भरपाई पैसे में नहीं की जा सकती है। असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज बनाम डनलप इंडिया लिमिटेड 1985 सुप्रीम कोर्ट, अर्थात अपूर्णी क्षति का मतलब जिसकी भरपाई पैसे में नहीं हो सकती है। और तीसरा है सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में हो, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, जिसमें उषाबेन बनाम भाग्यलक्ष्मी चित्तमंदिर का मामला है। संतोषी माँ पिक्चर देखने के बारे में इसको बंद किया जाए, मैं औरतों को ईर्ष्यालु दिखा रही हैं देवियाँ। कोर्ट ने कहा नो, टाकीज में आप मत जाइए। उन्होंने कहा सुविधा का संतुलन आपके पक्ष में नहीं है। और वैकल्पिक अनुतोष का अभाव, ये सब जब 3-4 बातें आप साबित करेंगे गोल्डन रूल में, तब न्यायालय आपके एप्लीकेशन को ले लेगा। फिर पूछेगा बताइए ग्राउंड क्या है? तो आदेश 39 नियम 1 में अस्थायी व्यादेश जारी करने का ग्राउंड पहला है कि जो आवेदक न्यायालय में आया है विवादित संपत्ति को दूसरी पार्टी नष्ट, नुकसान या ट्रांसफर करने का प्रयास कर रही है। दूसरा ग्राउंड है कपटपूर्ण तरीके से उस संपत्ति को बेचने का प्रयास कर रही है, फ्रॉडलेंट ट्रांसफर, जिसे हम लोग फ्रॉडलेंट ट्रांसफर कहते हैं, कपटपूर्ण तरीके से उसे बेचने का प्रयास कर रही है। तीसरा, संपत्ति को क्षति पहुंचा रही है या आवेदन जो टेम्पोररी इंजंक्शन मांग रहा है उसको जाकर के वो क्षति पहुंचा रही है। या आदेश 39 नियम 2 में किसी संविदा को भंग रोकने के लिए टेम्पोररी इंजंक्शन आप मांग सकते हैं कि ताकि संविदा को कोई भंग ना करे। जैसे कोई गाने की संविदा आपके थिएटर में कहता है गाने के लिए और गाने चला जाता दूसरी जगह, यहाँ कहता है तबीयत खराब, आप रुकवा सकते हैं, संविदा भंग रुकवा लीजिए। तो अस्थायी व्यादेश आदेश 39 नियम 1 और 2 के अनुसार जारी किया जाता है। नियम 1 के अनुसार नष्ट, नुकसान, ट्रांसफ़र कोई व्यक्ति कर रहा है किसी संपत्ति को। दूसरा, कपटपूर्ण तरीके से अंतरित करने की धमकी दे रहा है। और तीसरा, शरीर की धमकी दे रहा, मारने पीटने की या संपत्ति नष्ट करने की धमकी दे रहा है। आदेश 39 नियम 2 में है संविदा भंग कर रहा है उसको रोकने के लिए जारी किया जा सकता है। जैसे गायिका दूसरे थिएटर में गाने जा रही है, आपके साथ संविदा की है, तो आपके यहाँ तो गाने से नहीं वो तो नहीं गवा सकते, लेकिन दूसरी जगह रुकवा सकते हैं। तो ये इसमें जो पूछा है, इसने यही पूछा है कि टेम्पोररी इंजंक्शन क्या है और किन मामलों में अस्थायी व्यादेश प्रदान किया जा सकता है। ये मामला मैंने आपको बताया। अब इस अस्थायी व्यादेश के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति को अपील, मिसलेनियस अपील का उपचार है। आदेश 43 नियम 1 नियम स्मॉल आर में वह अपील में जा सकता है। इसके खिलाफ यह भी है कि 3 महीने की जेल भी हो सकती है अगर आप इसके आर्डर को पालन नहीं करते हैं। 3 महीने की जेल का प्रावधान दिया गया है। तो ये आपने पढ़ा टेम्पोररी इंजंक्शन। फिर आपके पास आता है कि उन संपत्तियों को बताइए जो सीपीसी में डिक्री के निष्पादन में कुर्की से मुक्त हैं। अब उन संपत्तियों को आप देख लीजिए जो कुर्की से मुक्त रखी गई हैं, वो देख लीजिए, महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं। इसमें कौन सी संपत्तियां हैं? 60 के प्रोवाइजो सीपीसी धारा 60 में उन सारी संपत्तियों को बताया गया है जो किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्क की जाएंगी। कुर्क होने में ध्यान रहे भूमि, भवन, विनिमय पत्र, हुंडी, वचन पत्र, चेक, बैंक नोट इत्यादि। इसको ज़्यादा मत लिखिएगा, 2 लाइन में लिख दीजिएगा, इनकी कुर्की हो सकती है। लेकिन धारा 60 के प्रोवाइजो ए से लेकर पी में
उन सारी संपत्तियों का वर्णन किया गया है जिनका अटैचमेंट कुर्की नहीं की जा सकती, या तो अपने नेचर के अनुसार या तो किसी ट्रांसफ़र होने के अनुसार नहीं की जा सकती हैं। कुर्की की पहली शर्त है कि टीपीए की धारा 6 में वो ट्रांसफ़र हो सकती हों। अगर टीपीए की धारा 6 में ट्रांसफ़र हो सकती हैं तो फिर उनकी कुर्की हो जाएगी। तो धारा 60 के परंतु ए से पी में उन संपत्तियों का वर्णन है जिनकी कुर्की हो सकती है। इसमें कुर्की नहीं हो सकती है जिनकी, इसमें कौन कौन सी संपत्तियां हैं? जैसे निर्णित ऋणी खुद, उसके बिस्तर, बर्तन, खाने पीने की चीज़ें, जजमेंट डेटर, उसके बिस्तर, खाने पीने की चीज़ें, इन सारी चीज़ों की कुर्की नहीं होगी। पहनने के वस्त्र हैं, आभूषण हैं, इनकी कुर्की नहीं होगी। चारपाई, बिस्तर, खिलौने इत्यादि। दूसरा है शिल्पी अगर हैं तो उसके औजार की कुर्की नहीं होगी। गृह निर्माण की चीज़ें हैं, कृषि की चीज़ें हैं, उनकी कुर्की नहीं होगी। लेखा पुस्तकों की नहीं होगी, वैयक्तिक सेवा की नहीं होगी, स्टाइपेंड की कुर्की नहीं होगी, मजदूरी की नहीं होगी। भरण पोषण की डिक्री से भिन्न डिक्री में वेतन का प्रथम 1000 और बाकी का 2/3 की कुर्की नहीं होगी। भरण पोषण की डिक्री में 1/3 कुर्की मुक्त है। इस सारा पूरा ए से लेके पी तक पूरा लिखा जाएगा। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अंतर पूछा है, डिक्री और आदेश में अंतर। पहला, डिक्री, न्यायालय धारा 2A में जो डिक्री देता है उसको थोड़ा सा आप डिफाइन कर दीजिए कि किसी भी न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय का परिवर्तनीय भाग ही डिक्री कहलाता है। धारा 2 उपधारा 2 में इसे परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जब न्यायालय पक्षकारों को सुन करके एक निश्चायक अवधारण करता है तो फिर वह डिक्री है। लेकिन वाद पत्र का नामंजूर किया जाना या वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, साथ ही साथ धारा 144 में किसी प्रश्न का अवधारण डिक्री में नहीं आता। आदेश को बता दीजिएगा। न्यायालय द्वारा दिया गया कोई ऐसा निर्णय जो डिक्री नहीं है वह आदेश कहलाता है। तो आप आ जाइए इसके अंतर पर। पहला अंतर, एक केस में न्यायालय या तो प्रारंभिक या तो अंतिम डिक्री पारित कर सकता है, लेकिन किसी मामले में न्यायालय अनेकों आदेश पारित कर सकता है। प्रत्येक डिक्री से या तो प्राथमिक अपील होगी या तो सेकेंडरी अपील होगी, लेकिन हर आर्डर से केवल एक ही अपील का प्रावधान है। 104 में जो दिया गया है, एक ही अपील का प्रावधान दिया गया है। डिक्री से प्रारंभिक और सेकेंडरी अपील भी हो सकती है और आर्डर से केवल एक ही अपील का प्रावधान किया गया है। अब आता है आयोग और प्रापक, नहीं, रिव्यू और रिवीजन। रिव्यू, सबसे पहले रिव्यू। सीपीसी की धारा 114 और आदेश 47 नियम 1 दोनों रिव्यू का प्रावधान करते हैं। तो जब न्यायालय कोई डिसीजन दे देता है, उस डिसीजन में कोई कमी रह जाती है, आप सेम उसी न्यायालय से उसका जब परीक्षण करवाते हैं तो इसे ही रिव्यू कहलाता है। रिव्यू मतलब पुनः एक बार देख करके उसे सही कर लीजिए। आदेश 47 रूल 1 में इसका आधार बताया गया है। पहला, किसी ऐसे नए साक्ष्य को ला करके पेश करना जो उस समय अगर दिया गया होता तो मामले में निर्णय को बदल देता। अगर इस प्रकार का है तो फिर रिव्यू हो जाएगा। और दूसरा है, मामले के अपरेंट देखने से ही गलती प्रकट होती हो, दस्तावेज बाहर देखने से ही गलती प्रकट हो रही हो। और तीसरा है अन्य कोई सफिशिएंट आधार। रिवीजन में क्या होता है कि जब अधीनस्थ न्यायालय किसी क्षेत्राधिकार संबंधी गलती कर देते हैं, क्षेत्राधिकार का गलत दुरुपयोग करते हैं, अनियमित प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने से इनकार करते हैं, उसके खिलाफ जब हम हाई कोर्ट में जाते हैं, उनको
सही कराने के लिए तो इसे रिवीजन कहते हैं। तो अंतर पहला हुआ, रिव्यू वही न्यायालय करता है जिसने डिसीजन दिया है, और रिवीजन उससे ऊपर का न्यायालय करता है जो हाई कोर्ट होता है या कहीं पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी रहता है। रिव्यू के माध्यम से हम फैक्चुअल अर्थात सामान्य गलतियों को ठीक करते हैं, और रिवीजन के माध्यम से प्राय क्षेत्राधिकार संबंधी गलतियों को ठीक किया जाता है। रिव्यू के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है, और रिवीजन के लिए न्यायालय कभी कभी अपनी इच्छा से स्वविवेक के अनुसार ही करते हैं। रिव्यू वही कोर्ट करता है, और रिवीजन हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों से रिवीजन करता है। अब आया 3 नंबर का बी वाला पार्ट। 3 नंबर का बी, जिसमें पहला है प्रतिदावा और सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। ये बड़ी मज़ेदार है, समय तो बहुत कम है इसका, लेकिन बता देते हैं। मुजरा वादी के दावे का एक बचाव है, और प्रतिदावा एक प्रकार का क्रॉस सूट है। मुजरा वादी के दावे का एक बचाव है, और प्रतिदावा काउंटर क्लेम एक क्रॉस सूट है, पहला अंतर। और दूसरा अंतर, मुजरा एक निश्चित राशि का ही हो सकता है, लेकिन प्रतिदावा के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वह राशि निश्चित ही हो, अनिश्चित राशि का भी हो सकता है। तीसरा, मुजरा का प्रयोग हम एक ढाल की तरह कर सकते हैं, प्रतिदावा का प्रयोग हम एक तलवार की तरह कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले मुजरा और दावा को थोड़ा थोड़ा बताइए आप। मुजरा, वादी द्वारा, मुजरा क्या है, 2 लाइन। वादी द्वारा लाए गए किसी सूट में जो धन संबंधी है, प्रतिवादी भी वादी से वसूलियों किसी धन का समायोजन की बात करता है, तो इसे हम मुजरा कहते हैं, सेट ऑफ कहते हैं। प्रतिदावा क्या है, वादी जब कोई सूट लाता है, इस सूट में प्रतिवादी भी अपने बचाव में न्यायालय आकर कह सकता कि वादी से भी मुझे धन वसूली योग्य है, जो हमारा उन्होंने नहीं दिया है। वह भी अपने लिखित कथन में उस अपने धन की मांग करता है, और उसका धन वादी के धन से अगर ज़्यादा है तो फिर वही ज़्यादा धन काउंटर क्लेम कहलाता है। वादी 50,000 का दावा करता है और प्रतिवादी 1 लाख का दावा करता, जो वह ऑलरेडी इसके यहाँ से लेकर के गया, अभी तक नहीं दिया है। तो 50,000 का दावा वादी का, 1 लाख का प्रतिवादी का, 50-50 मुजरा हो जाएगा, और प्रतिवादी का जो शेष 50,000 है वही काउंटर क्लेम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आपको इस पेपर का पहला पार्ट आज हमने हल करा दिया। इसका सेकंड पार्ट हम प्रोसीजरल लॉ का कल हल कराएंगे। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।